नमस्कार साथियों, मेरा नाम चेतन। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मित्र प्रशांत चौधरी। नई कहानी, नया एपिसोड। एक ऐसी कहानी, सन 1975, एक ऐसा डिसीजन जिसने पूरे देश को चौंका के रख दिया था। इस कहानी को सुनाएंगे मेरे दोस्त प्रशांत चौधरी। सुनते हैं इनकी जुबानी। साथियों, वैसे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक लोकतांत्रिक देश जिसके 4 स्तंभों में से एक प्रेस यानी मीडिया को माना गया है। देश में एक समय ऐसा भी आया जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति यानी स्वतंत्रता को छीन लिया गया, और इसके पीछे की वजह थी देश में लगी इमरजेंसी। जी हाँ, वही इमरजेंसी जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहकर याद किया जाता है। आज हम बात करेंगे सन 1975 में लगी इमरजेंसी के लगने के पीछे क्या कारण थे, उस वक्त देश में सिचुएशन कैसी थी। साथ ही इमरजेंसी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कहा गया है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में इमरजेंसी को लगाया क्यों गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तारीख 26 जून साल 1975 की सुबह बाकी दिनों की तरह आम नहीं थी। इस दिन सुबह तो हुई थी, लेकिन लोगों की आवाज गुम हो चुकी थी। लोग अंधेरी कोठरी में बंद 26 जून की सुबह करीब 3 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वेस्ट बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत वर्मा यह फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाना है, क्योंकि 3 घंटे पहले ही देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। एड्रेस की तैयारी हो रही थी। सुबह के 8 बजे हमेशा की तरह जब न्यूज सुनने के लिए लोगों ने रेडियो ऑन किया, तो न्यूज एंकर की जगह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई दी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश सुनाया। पहले हिंदी में इंदिरा गांधी ने बोला कि भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आम लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। यही संदेश प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में दोहराया। प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी बट कॉमन पीपल नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ दिस। पूरा देश यह सुनकर हैरान रह गया था। 8 घंटे ने आजाद हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल कर रख दिया था, लेकिन इमरजेंसी लगाने के पीछे क्या कारण थे, आइए जानते हैं। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल रीजंस की। साल 1971 का वक्त था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ रायबरेली की विधानसभा सीट से उन्हें बहुत बड़ी जीत मिलती है। इस इलेक्शन में उन्होंने अपोजिशन के लीडर राजनारायण को बहुत बड़ी संख्या से हराया था। इसी साल दिसंबर में इंडो पाक वॉर में इंडिया को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। जीत का सेहरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सर बांधा गया था, क्योंकि सब कुछ ही लीड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी, साल 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। इंदिरा गांधी ने बिहार, पंजाब और राजस्थान की विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया और इन राज्यों में भी चुनाव करने का ऐलान करवा दिया। इन सभी राज्यों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस का ही रोल था। इसी के साथ देश में इंदिरा का राज शुरू हुआ और उस वक्त एक नारा बहुत फेमस हुआ था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा गांधी धीरे धीरे सब कुछ चेंज कर रही थी। इंदिरा इस वक्त काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। उस वक्त उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए थे। एक था प्रीवी पर्स का खात्मा और दूसरा था बैंक्स का नेशनलाइजेशन। इंदिरा गांधी के इन 2 बड़े फैसलों से देश का एक बहुत बड़ा वर्ग असहमत था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी के इन दोनों फैसलों को खारिज कर दिया। पीएम इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कतई खुश नहीं थी। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुडिशियल ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का रास्ता अपनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन में 24th और 25th अमेंडमेंट लेकर आए। 5 नवंबर 1971 को 24th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें कहा गया कि संसद कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज कर सकती है। 25th अमेंडमेंट अप्रैल 1972 में लाया गया। इसके तहत प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट्स का कर्टेल किया गया और कहा गया कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है तो कंपनसेशन का अमाउंट सरकार ही तय करेगी, उसमें कोर्ट्स किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इन अमेंडमेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस वक्त लैंडमार्क केस केशवानंद भारती में कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया।
इसके बाद कोर्ट की पावर फिर से रिस्टोर हो चुकी थी और इंदिरा गांधी का जुडिशियल से टकराव बढ़ता जा रहा था। मूवमेंट इन गुजरात एंड बिहार, इसके अलावा दोस्तों जिन वादों की वजह से प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, उनमें से वो एक भी पूरा नहीं कर पा रही थी। देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी, करप्शन, महंगाई, जमाखोरी अपने चरम पर थी, कई राज्यों में सूखा पड़ रहा था, उनमें से एक राज्य था गुजरात। ऐसे हालातों में लोगों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। यह गुस्सा फूटा 20 नवंबर 1973 को, जब एलडी इंजीनियर कॉलेज अहमदाबाद के स्टूडेंट ने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। स्टूडेंट ने बढ़े हुए खाने के रेट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उधर बिहार में एक नारा गूंजा कि गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। इसके बाद 18 मार्च 1974 को बिहार में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और बिहार के इन स्टूडेंट्स ने विधानसभा का घेराव किया, जिसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए, जब पुलिस एक्शन ले रही थी तो 3 स्टूडेंट्स उसमें मारे गए। जब यह खबर आम लोगों तक पहुंची तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और इसका नतीजा 23 मार्च 1974 को बिहार बंद कर दिया गया। सरकार ने प्रोटेस्ट को काबू करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स यूनियन ने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी एक फ्रीडम फाइटर और राजनीति से दूर रहकर समाज की सेवा कर रहे थे, लेकिन जेपी दूर से खड़े हुए सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। जेपी ने स्टूडेंट्स यूनियन का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और देश भर में आंदोलन की घोषणा कर दी। उसी दौरान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल की घोषणा कर दी। 1974 में शुरू हुआ यह आंदोलन 3 महीने तक चला। इसमें लगभग रेलवे के सभी कर्मचारियों ने इसको सपोर्ट किया था। इस तरह बिहार और गुजरात से चला यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। उस वक्त देश की राजनीति 2 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, दूसरे थे फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने आग में घी डालने का काम किया। वह था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर। चलिए जानते हैं क्या ऑर्डर था वह इलाहाबाद हाईकोर्ट का। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की सरकार जो आम लोगों से लगातार दूर होती चली जा रही थी, साल 1974 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में हुए अमेंडमेंट के खिलाफ पिटीशन फाइल करने वाला जो शख्स था उसका नाम था राजनारायण। यह वही नाम था जिसने लगभग 3.5 साल पहले यानी 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और पिटीशन दायर की थी। वह थी पीएम इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएम इंदिरा गांधी ने इलेक्शन को सही तरीके से नहीं लड़ा है, उन्होंने अनफेयर मींस का यूज किया है, इसलिए उन्हें इलेक्शन को रद्द किया जाना चाहिए। आजाद भारत में पहली बार हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपने पद पर रहते हुए कोर्ट में पेश हुआ। 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मार्च 1971 में इलेक्शन करप्शन के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने भारत की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 24 जून 1975 यानी इमरजेंसी से जस्ट एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अय्यर ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन करने के फैसले को ज्यों का त्यों बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी उनको प्राइम मिनिस्टर बने रहने की छूट उन्होंने दे दी थी। वो लोकसभा में तो जा सकती थी लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थी और यह इमरजेंसी के जस्ट 2 दिन पहले हुआ था। उधर जेपी आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में तेज होता गया। कोर्ट की जजमेंट के बाद जेपी जो आंदोलन था इसके और उग्र होने के आसार साफ नजर आ रहे थे। आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपोजिशन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐलान कर दिया कि अगर इंदिरा गांधी अपनापन नहीं छोड़ती हैं तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान इस रैली में पूरा विपक्ष शामिल हुआ। रामलीला मैदान में उस वक्त लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ जेपी का आंदोलन सुनने के लिए आए थे। चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी और लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। उस वक्त स्टेज से नारा दिया गया, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इंदिरा को डर था कि जयप्रकाश के आह्वान पर सेना कहीं तख्ता पलट न कर दे, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस को देखते हुए अपने कंसल्टेंट से सलाह ली
और देश में 25 जून की आधी रात को नेशनल इमरजेंसी लगा दी। लेकिन इन सब चीजों से अलग इंदिरा गांधी ने अपने 3 रीजन्स ऑफ इमरजेंसी मेंशन किए। 1975 में इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी ने 3 वजह बताई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बताया गया कि भारत में 21 मंथ तक चलने वाली इस इमरजेंसी का मोटिव देश में फैले इनर पीस यानी आंतरिक शांति को कंट्रोल करना था। इसलिए देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सस्पेंड किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगा दी गई थी। इंदिरा गांधी ने अपने संबोधन में 3 वजहों का जिक्र किया था। पहली वजह देते हुए उन्होंने कहा कि देश में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में हो सकता है। दूसरी वजह देते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे विचार है कि देश में तेजी से इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट बैकवर्ड क्लासेस अंडर प्रिविलेज्ड के विकास की जरूरत है। तीसरी वजह देते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि विदेशी शक्तियां भारत को अनस्टेबल और वीक कर सकती। दोस्तों, जिस जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी देश के लिए खतरा बता रही थी, वो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और यह वही जयप्रकाश नारायण थे जो कभी इंदिरा को मेरी प्यारी बिंदु कहकर सलाह दिया करते थे। यह वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की। और यह वही जयप्रकाश नारायण थे जो देश के सबसे बड़े नेताओं में उस समय इनका नाम शुमार था। इमरजेंसी हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सबसे काला गहरा धब्बा है। इस इमरजेंसी की असली वजह कौन रहा? इंदिरा गांधी रही, जयप्रकाश नारायण रहे? यह आपको आगे पूरी कहानी सुनकर पता लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन के तहत देश में इमरजेंसी लगाई थी। दरअसल इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अंदर देश में इंटरनल इमरजेंसी लागू की थी। यानी आर्टिकल 352 के तहत इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी लागू की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वह प्रोविजन है जिसका इस्तेमाल सरकार तब कर सकती है जब देश में किसी इंटरनल, एक्सटर्नल या फाइनेंशियल खतरे का सामना कर रहा हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है। इमरजेंसी के वक्त देश के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं। देश में इमरजेंसी केवल राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही लगा सकते हैं। बता दें आपको, इससे पहले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के समय 1962 यानी इंडो पाक चाइना वॉर के दौरान इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान भी इमरजेंसी लगाई गई थी। आर्टिकल 352(1) के अंदर नेशनल इमरजेंसी उस समय लगाई गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, दूसरा प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अभी तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, लेकिन इमरजेंसी के इन प्रोविजंस की जरूरत क्या है तो बता दें। जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस समय संविधान बनाने वालों ने दिमाग में यह प्रोविजंस यानी सिचुएशंस पैदा की थी, अगर ऐसी सिचुएशन भारत के सामने कभी आ जाए तो उससे भारत कैसे उभर सकता है, यानी उसका सामना ऐसे संकट का कैसे कर सकता है। तो उस समय संविधान बनाने वालों ने इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को इमेजिन करते हुए इस तरह का प्रावधान बनाया था, जिससे संकट की स्थिति में किसी भी वक्त देश की एकता और अखंडता, सुरक्षा कभी भी खतरे में ना पड़ सके। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी रोक टोक के सीरियस डिसीजन ले सकती है। किसी भी परिस्थिति में देश उभर सकता है। इंदिरा गांधी ने इसी आर्टिकल का फायदा उठाते हुए देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। अब जानते हैं उनके इस फैसले से क्या परिणाम देखने को मिले थे, इसके क्या इफेक्ट्स थे। 25 जून की रात को पीएम इंदिरा गांधी ने उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लगाने की बात कही। प्रेसिडेंट ने तुरंत ही लेटर साइन कर दिया। और करने वाली बात यह थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय अपने कैबिनेट मिनिस्टर से कोई भी कैसा भी सलाह मशवरा नहीं किया था। यानी कि आप मान करके चलें, प्रधानमंत्री ने उस समय यह जरूरी नहीं समझा कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को यह बता दिया जाए कि देश में उनके बिना इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। और इसके बाद वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
शाम को ही तमाम न्यूज़पेपर ऑफिस की बिजली काट दी गई थी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। देश के आम लोगों सहित हमारे देश के कुछ अपोजिशन के लीडर्स को भी उस समय जेल में डाल दिया गया था। अपोजिशन लीडर्स में मुख्य रूप से शामिल थे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मुलायम सिंह यादव। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता जेपी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उनको भी जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के बाद उन्होंने एक बार फिर जेल में जाना होगा। इन सब के साथ ही देश की सरकार ने नजरबंदी कानून का इस्तेमाल काफी बड़े लेवल पर किया। जिन लोगों की उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी वो बेल के लिए भी पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। इसी बीच इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का कार्यभार गुजराल से छीन लिया गया और संजय गांधी के चहेते विद्याचरण शुक्ल को दे दिया गया। जैसे ही विद्याचरण शुक्ल ने सेंसरशिप की बागडोर अपने हाथों में ली, जिसके बाद प्रेस सेंसरशिप का भयानक दौर शुरू हुआ। अखबार छापने से पहले हर चीज पर नजर रखी जाने लगी। कुछ अखबारों को छोड़ दें तो पूरी मीडिया इंदिरा गांधी के आगे झुकती नजर आ रही थी। इस पर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, मीडिया को झुकने के लिए कहा था, लेकिन वो तो रेंगने लगी, इसलिए क्योंकि बहुत से मीडिया हाउसेस सरकार की चाटुकारिता करने लग गए थे। लेकिन साथ ही साथ बहुत से ऐसे भी मीडिया हाउसेस थे जो इसका लगातार विरोध कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमेंट जैसे बहुत से न्यूज़पेपर्स ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। सरकार ने जिन भी न्यूज को छापने से रोका था उनकी जगह न्यूज़पेपर में खाली छोड़ दी जाती थी, जिससे लोगों तक इसका सीधा संदेशा पहुंच जाता था। इमरजेंसी की गाज केवल भारतीय पत्रकारों पर ही नहीं बल्कि विदेशी पत्रकारों पर भी गिरी। विदेशी अखबारों के मालिकों उनकी खबरों के लिए अरेस्ट तो नहीं किया गया, लेकिन देश से निकाला जरूर जाने लगा। सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट नाम की अखबार के न्यूज रिपोर्टर को यहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने संजय गांधी एंड मदर नाम से एक आर्टिकल लिखा था। इसी तरह बीबीसी के रिपोर्टर को भी इंडिया छोड़कर जाना। इस तरह से जेल एक तरह से राजनीति की पाठशाला बन गई थी। बड़े नेताओं के साथ जेल में युवा नेताओं को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा था। मीडिया रिपोर्ट से इतिहासकारों ने इस इमरजेंसी को कंट्रोवर्शियल और अनडेमोक्रेटिक घोषित कर दिया था। इसे लागू करने के बाद राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी के घोर विरोधी जेपी ने इसे भारत के लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय तक कह दिया था। इमरजेंसी ने देश के राजनीतिक दलों से लेकर देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही हिलाकर रखा हुआ। दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडा लागू कर दिया था। उनमें थे फैमिली प्लानिंग, एलिमिनेशन ऑफ डॉरी सिस्टम, एडल्ट एजुकेशन, प्लांटिंग ट्रीज, एरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे, लेकिन फिर नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया। उस दौरान गली मोहल्लों में इमरजेंसी के सिर्फ एक ही फैसले की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी और वो थी जबरदस्ती चलाया जा रहा स्टेरिलाइजेशन कैंपेन। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर देश भर में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। इनमें 16 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। यही नहीं, गलत ऑपरेशन और ठीक इलाज न मिलने की वजह से करीब 2000 लोग मारे गए। संजय गांधी का यह मिशन जर्मनी में हिटलर के शासन में चलाए गए नसबंदी अभियान से भी ज्यादा भयानक था, जिसमें करीब 4 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। इसके साथ ही संजय गांधी ने सुंदरीकरण कार्यक्रम के तहत दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। जो लोग इसके रास्ते में आए उन पर गोलियों तक चलवा दी गई थी। आप सोच सकते हैं निरंकुशता की किस हद तक सरकार जा रही थी। खैर, हर काली रात की सुबह जरूर होती है। एक समय बाद इमरजेंसी का भी अंत हुआ। इमरजेंसी 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आखिरकार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को हटाने का ऐलान कर दिया। उन्हें सलाह दी गई थी कि इस समय अगर इमरजेंसी को हटाकर इलेक्शन करा दिए जाएं तो जीत उन्हीं की होगी, लेकिन इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी की सरकार और कांग्रेस पर भारी पड़ गया। इसके बाद हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई की लीडरशिप में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार आते ही इमरजेंसी प्रोविजंस के मिसयूज पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। 44(1) संविधान संशोधन 1978 के जरिए इमरजेंसी प्रोविजन के मिसयूज को रोकने की व्यवस्था की गई और साथ ही इसके द्वारा आपातकाल के दौरान हुए 42nd अमेंडमेंट की कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस को भी रद्द कर दिया गया।
इसके अलावा 43वें संविधान संशोधन के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वापस दे दिए गए। इमरजेंसी के 21 महीने में इंदिरा गांधी बेहद ताकतवर सत्ताधारी बनी रही, लेकिन इसके खिलाफ उठी आवाज ने जल्दी अधिनायकवाद के गुरूर को तोड़कर रख दिया। इमरजेंसी ने देश को एक बहुत बड़ा बदलाव कि इमरजेंसी के बाद ही देश में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। यह कोई एक दल की सरकार नहीं थी, बल्कि जनता के ही समर्थन में उठी उस विपक्ष की सरकार थी जिसको दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।